संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता, इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे कि संयोगिता कौन थी और इसके बाद में क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कनौज का शासक था गढ़वाल, जिसका नाम था जयचंद। यानी गढ़वाल का एक शासक था कनौज का जयचंद, इसकी ये पुत्री थी संयोगिता। और संयोगिता का पिता यानी जयचंद और पृथ्वीराज जो तृतीय है ना, इनके बीच में एक बार युद्ध होता है। तो युद्ध के कारण ये दोनों हो जाते हैं एक दूसरे के शत्रु होने के बाद में कुछ ही समय बाद में जयचंद अपनी बेटी का संवैवर यानी शादी करवाना चाहता है। संवैवर यानी खुद स्वयं वर चुनो। तो इसने ना बहुत सारे राजाओं को बुलाया अपने दरबार में, इसने बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया क्योंकि इसके साथ इसकी पहले से लड़ाई दुश्मनी चल रही थी। और इसने जयचंद ने ना ये जो किले का बाहर गेट है ना, वहाँ पे द्वारपाल के रूप में ना पृथ्वीराज तृतीय की ना एक प्रतिमा लगा दी, जिसमें गले में जूते डाल दिए इसका अपमान करने के लिए। तो ये इसकी बेटी आती है संवैवर के लिए, संवैवर चुनने के लिए फूलों की मालाएं लेकर। सभी राजाओं को ये एक एक बार देखती है कि जो भी अच्छा लगे उससे शादी कर सकते हो। तो इसको कोई भी, इन राजाओं में से कोई भी पसंद नहीं आता, ये सभी को मना कर देती है। फिर आगे चलती रहती है तो ये बाहर गेट की तरफ आ जाती है, सभी राजाओं को मना करते करते। तो यहाँ पे इसकी नज़र जाती है पृथ्वीराज तृतीय पे। तो पृथ्वीराज तृतीय को देखते ही ये एक दूसरे को पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। तो इसके लिए इसने ना संयोगिता ने वो अपनी वरमाला इस पे डाल दी मूर्ति पे। और उसी समय अचानक आ जाता है पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय इसे वहाँ से अपहरण करके यानी मैंने साथ ले जाकर अजमेर ले जाता है और इससे शादी कर लेता है। तो ये तो थी इसकी कथा। इस कथा के बारे में विद्वान क्या कहते हैं वो हम अब देखेंगे कि क्या ये बात सत्य है या नहीं। तो सबसे पहले विद्वान आते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, क्योंकि इतिहासकारों के ज़रिए हम इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो सबसे पहले गौरीशंकर जी कहते हैं कि इसे एक कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, यानी गौरीशंकर जी कहते हैं कि प्रबंध कोश और हमीर महाकाव्य पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई भी जिक्र नहीं है। यानी ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये अगर घटना सत्य थी तो उस समय में ये लिखे गए थे प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और चिंतामणि, इसमें इसका कोई जिक्र क्यों नहीं है। कि यानी ये काल्पनिक है, ये एक झूठ है। अगर सत्य होती तो इनके अंदर इनका वर्णन होता। तो ये तो कहते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत है। लेकिन उसके बाद में आता है डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर R.S. त्रिपाठी। ये दो विद्वान और आते हैं उस समय के। ये दोनों भी इसे सही नहीं मानते। यानी अभी तक जो तीन विद्वान आए यही भी कहते हैं झूठ है, और ये दो और आते हैं रोमिला थापर और त्रिपाठी, ये भी कहते हैं कि झूठ है। क्योंकि खुद आप देख सकते हो कि एक राजा है, वहाँ पे उसके सेनापति, सेनानायक, सभी प्रकार की सेनाएं हैं, और कोई व्यक्ति वहाँ पे जाए 2-4 लोगों को, उसकी बेटी को उठा के कैसे ले जा सकता है। इसके लिए चाहिए पूरी सेना। अगर पृथ्वीराज कितना भी बलशाली हो, शक्तिशाली हो, कितने को हरा सकता है, 5 को, 10 को, 20 को, तो पूरे एक राज्य को ये नहीं हरा सकता। क्योंकि ये यहाँ पे अकेला गया, कुछ 5-10 लोगों को लेकर कैसे ला सकता है। इसके लिए योजना बनानी होती है, युद्ध करने होते हैं। तो वो एकदम असंभव सी बात है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कहीं से भी ऐसे नहीं ले जा सकता। तो ये इसे मानते हैं झूठ अपने अनुसार। क्योंकि अगर ये पूरा युद्ध करता तो जीत के लाता तो अलग बात है।
अकेला जाए आ जाए, तो ये थोड़ा इतिहासकार इसे सही नहीं मानते। समकालीन फारसी तवारीखों में भी इस घटना का वर्णन नहीं है, यानी उस समय के जो अलग फारसी व्यक्ति हैं उन्होंने भी इसे सत्य नहीं माना, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। अबुल फजल है ना, इसना वर्णन एक ही व्यक्ति है ये जिसने वर्णन किया है। उसके बाद में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य और रब्बा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं। यानी जो दशरथ शर्मा जी आते हैं वो बताते हैं कि जो उस समय लिखे गए थे हमीर महाकाव्य या रंभा मंजरी, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, जिसमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। यानी ये विद्वान कहते हैं ना इसमें नहीं है, तो इसलिए ये कहते हैं कि कुछ गलतियां होगी, पर ये सारी बात असंभव नहीं हो सकती। और उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो आश्चर्य नहीं है। यानी ये कहते हैं कि प्रेम हो सकता है किसी को, ऐसी घटना शायद घटी हो, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी कहते हैं। बाकी परिणाम तो इनके पास भी नहीं है, लेकिन मात्र अबुल फजल कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, और ऐसा हुआ है तो इसलिए किताबों में एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं। शायद हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो अभी तक विद्वान भी नहीं बता सकते। और उस समय सीवी वेद एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। यानी सीवी वेद और गोपीनाथ शर्मा, तो हम कह सकते हैं कि गोपीनाथ शर्मा, सीवी वेद और अबुल फजल तो इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन गौरीशंकर ओझा, रोमिला थापर और त्रिपाठी ये तीनों इसे नकार देते हैं। लेकिन जो दशरथ शर्मा है वो बीच का रास्ता बताते हैं कि शायद हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये दोनों में मतभेद है। इस प्रकार संगीता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के स्थान, उतार चढ़ावाया, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णों में आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित नहीं होता। यानी ये कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा तो आप इसकी पूरी तो जांच न करो, पर हमने कह दिया तो शायद हुआ होगा, तो आपको भी यही मानना है, क्योंकि जो NCERT किताब है ना क्लास 10 में ये है लिखा हुआ है। तो आपको इन विद्वानों का नाम याद रखना है कि ओझा जी, रोमिला थापर और त्रिपाठी तो मना करते हैं, सही भी है इनका, क्योंकि एक पूरे राज्य पे 5-10 आदमी जाएं और उसकी बेटी को उठा के लाएं और ये हमला ना करे, रास्ते में रोके ना, तो ऐसा असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता किसी हालत में। तो इसी आधार पे ये तीनों मना करते हैं। लेकिन दशरथ शर्मा कहते हैं हो सकता है, और अबुल फजल और सीवी वेद और गोपीनाथ शर्मा ये तीनों कहते हैं ऐसा हुआ था। तो हुआ था तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।